नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में। हम समझेंगे कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों यानी पॉलिसीज ने इन कीमतों को प्रभावित किया और साथ ही उन इंटरनेशनल फैक्टर्स का विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे जो इन बढ़ती कीमतों के पीछे हैं। यह जानकारी हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कारकों यानी फैक्टर्स पर चर्चा की जाएगी। यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाते हैं और सारे आरोप एक दूसरे पर मढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फ्यूल प्राइसेस में बढ़ोतरी के पीछे क्या क्या कारण हैं और इसके पीछे की पॉलिसी आखिर है क्या। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे बढ़ते कर इंक्रीजिंग टैक्सेस। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का एक प्रमुख कारण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर यानी टैक्सेस हैं। 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में लगभग 200% यानी 200% और डीजल पर लगभग 500% की वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पे 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर थी, जो 2020 तक बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हो गई। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 31 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गई। इन करों की वृद्धि ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सीधा योगदान दिया है। आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के बारे में। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बड़ा असर डालती हैं। यह कीमतें वैश्विक मांग और आपूर्ति, ओपेक की नीतियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कारकों से प्रभावित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारक और उनकी भूमिका क्या है, आइए देखते हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स एंड देयर रोल। अब हम समझेंगे कि ओपेक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारक क्या है और वे ईंधन की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान और वेनेजुला। ओपेक का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर करना है। ओपेक की नीतियां जैसे कि उत्पादन कटौती यानी प्रोडक्शन कट्स या वृद्धि इंक्रीज इन प्रोडक्शन कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों पर सीधा असर डालती हैं। जब ओपेक उत्पादन कम करता है तो तेल की आपूर्ति घट जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत जब वे उत्पादन बढ़ाते हैं तो कीमतें कम हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे 2016 में ओपेक और रूस ने मिलकर एक प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट किया, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में वृद्धि हुई। इस निर्णय का असर भारत में भी देखा गया, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर एक्सचेंज रेट्स के बारे में। क्या है एक्सचेंज रेट्स? विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट्स वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। कच्चे तेल का आयात डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर रुपये की विनिमय दर भारत में ईंधन की कीमतों को सीधे प्रभावित करती है। एक्सचेंज रेट्स का महत्व क्यों है? जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो भारत को तेल आयात करने के लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे 2018 में जब रुपया 74 रुपये यानी 74 रुपये प्रति डॉलर तक गिर गया तो तेल आयात की लागत बढ़ गई और इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ा। आइए अब बात करते हैं वैश्विक मांग और आपूर्ति ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। क्या है ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई? वैश्विक मांग और आपूर्ति का अर्थ है कि दुनिया भर में तेल की मांग और तेल की आपूर्ति के बीच का संतुलन। अगर मांग बढ़ती है और आपूर्ति स्थिर रहती है तो कीमतें बढ़ती हैं। अगर आपूर्ति बढ़ती है और मांग कम रहती है तो कीमतें घट सकती हैं। ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई का महत्व क्यों है? जब ग्लोबल डिमांड में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि आर्थिक सुधार के दौरान, तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा के कारण आपूर्ति में बाधा आती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर में 2022 में
रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बाधा आई, जिससे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक बढ़ गई। इसका सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ा। आइए अब बात करते हैं भू राजनीतिक घटनाएं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। क्या है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स? भू राजनीतिक घटनाएं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे युद्ध, प्रतिबंध यानी सैंक्शन और अंतरराष्ट्रीय तनाव भी तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। इन घटनाओं से तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का महत्व क्यों है? जब किसी प्रमुख तेल उत्पादक देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है, जैसे कि ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध या मध्य पूर्व में युद्ध, तो यह वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है और कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पे 2018 में अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। भारत जो अपनी तेल की ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आयात करता था, उसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना पड़ा। दोस्तों, ये ग्राफ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिछले 10 सालों में क्रूड ऑयल प्राइसेस में कैसे उतार चढ़ाव हुआ और इसका ग्लोबल मार्केट और इंडियन फ्यूल प्राइसेस पर क्या असर पड़ा है, उसको दर्शाता है। यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है, उस पर 2010 से लेकर अभी तक की टाइमलाइन है, जिससे हम यह देख सकते हैं कि समय के साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे बदले हैं। वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पर ब्लू लाइन दिखती है, नीली रेखा दिखती है, ग्लोबल गैसोलीन प्राइसेस को दर्शाती है। इससे हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्यूल प्राइसेस में कितना फ्लैक्चुएशन हुआ है। और वाई एक्सिस के राइट साइड पर ग्रीन लाइन दिखती है, यानी हरी रेखा दिखती है, जो गैसोलीन प्राइसेस को इंडियन रुपीस पर लीटर में दिखाती है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इंडिया में फ्यूल प्राइसेस कैसे चेंज हुई है और इसका ग्लोबल प्राइसेस के साथ क्या रिलेशन है। ब्लू लाइन क्लियरली दिखा रही है, जैसा आप देख सकते हैं कि ग्लोबल गैसोलीन प्राइसेस में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं। 2010 से 2014 की बात करें तो प्राइसेस ऊपर की तरफ गई हैं। अगर 2012 से 2013 के आसपास देखें तो प्राइसेस पीक पर थी। इस समय ग्लोबल डिमांड हाई थी और ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे, जिससे सप्लाई डिसरप्शंस हुए और प्राइसेस बढ़ गई। 2015 के करीब प्राइसेस में शार्प ड्रॉप दिख रही है, जो यूएस में सेल ऑयल प्रोडक्शन की इंक्रीज और ओपेक के प्रोडक्शन कट न करने के डिसीजन और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से हो सकती हैं, जिससे डिमांड कम हो गई थी। 2020 में कोविड पैंडेमिक के साथ एक शार्प डिप देखा गया है। पैंडेमिक के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, जिससे ऑयल डिमांड ड्रास्टिकली कम हुई और प्राइसेस तेजी से नीचे आ गई। 2020 के बाद अगर देखें तो प्राइसेस में फिर से इंक्रीज दिख रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, डिमांड इंक्रीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज द्वारा प्रोडक्शन लेवल्स को धीरे धीरे रिज्यूम करने के कारण है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन दिखा रही है कि इंडियन गैसोलीन प्राइसेस ग्लोबल ट्रेंड के साथ ब्रॉडली फॉलो कर रही है, लेकिन कुछ पीरियड्स में दोनों परफेक्टली अलाइन नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे डॉलर रुपीस एक्सचेंज रेट में चेंजेस ग्लोबल प्राइसेस को इंडियन प्राइसेस में ट्रांसलेट करने में अफेक्ट कर सकते हैं। साथ में इंडिया की गैसोलीन प्राइसेस हैवली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज से, जैसे एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट्स। उदाहरण के लिए, अगर ग्लोबल प्राइसेस गिरती हैं लेकिन अगर डोमेस्टिक टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो डोमेस्टिक प्राइसेस की प्रोपोर्शनैलिटी नहीं गिरेगी। गवर्नमेंट द्वारा फ्यूल प्राइसेस को रेगुलेट या डीरेगुलेट करने के डिसीजंस भी ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स और इंडियन प्राइसेस के बीच डिफरेंस का कारण हो सकते हैं। 2021 के बाद से आप देख सकते हैं कि ग्लोबल और इंडियन गैसोलीन प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शंस, इकोनॉमिक रिकवरी, पोस्ट पैंडेमिक के साथ डिमांड में इंक्रीज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज को अफेक्ट करते हैं। इस ग्राफ से ये साफ पता चलता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल हैं और इन पर ग्लोबल डिमांड और सप्लाई, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इकोनॉमिक कंडीशंस का काफ़ी असर होता है। इंडिया के लिए ग्लोबल ट्रेंड्स का इम्पैक्ट प्राइसेस पर पड़ता है, लेकिन लोकल फैक्टर्स जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट्स, टैक्सेस
और रेगुलेटरी पॉलिसीज भी फाइनल फ्यूल प्राइसेस को डिटरमाइन करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी आर्थिक प्रभाव क्या है। अब बात करते हैं कि राइजिंग फ्यूल प्राइसेस का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। महंगाई दर और उपभोक्ता खर्च, इन्फ्लेशन रेट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। बढ़ती फ्यूल प्राइसेस का सीधा असर महंगाई दर पर पड़ता है। जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ती है। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है और इनकम या कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। उदाहरण के तौर पे 2018 में ऑयल प्राइसेस में वृद्धि के कारण भारत की इन्फ्लेशन रेट 4.6% यानी 4.6% तक पहुंच गई थी। फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, सब्सिडी में कटौती और टैक्स इंक्रीज से राजकोषीय घाटा पे कंट्रोल था, लेकिन इससे कॉमन मैन पर टैक्स का बर्डन बढ़ा। उदाहरण के लिए 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 4.5% यानी 4.5% से घटकर 2020 में 3.5% यानी 3.5% तक आ गया। इसका उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, ईंधन की कीमतें बढ़ने से उद्योगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने से उत्पादन की कुल लागत भी बढ़ जाती है। इससे विभिन्न उद्योगों जैसे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 2021 में जब ईंधन की कीमतें बढ़ी तो परिवहन लागत में 10 से 15% की वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी और आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और नवाचार, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एंड इनोवेशन। बढ़ती ईंधन कीमतें जैसे कि पेट्रोल और डीजल देशों को वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों की अस्थिरता से बचाता है। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी यूज। बढ़ती ईंधन कीमतें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सोलर और विंड एनर्जी के विकास को बढ़ावा देती है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग न केवल पर्यावरणीय लाभ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देता है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है, क्योंकि इन स्रोतों पर उत्पादन लागत में उतार चढ़ाव नहीं होता, जैसा कि कच्चे तेल की कीमतों के साथ होता है। नवाचार और आर्थिक विकास, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश का मतलब है नई तकनीकों और नवाचार, इनोवेशन का विकास। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और नए उद्योगों का निर्माण होता है, जैसे कि सोलर पैनल उत्पादन, पवन टरबाइन, विंड टरबाइन निर्माण और ऊर्जा भंडारण समाधान, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। उदाहरण के लिए 2020 में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को 20 GW से बढ़ाकर 40 GW करने का लक्ष्य रखा। यह कदम उच्च ईंधन कीमतों के कारण वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने का परिणाम था, जो दीर्घकालिक रूप से देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने और अर्थव्यवस्था को विविधता देने में मदद करेगा। कांग्रेस और बीजेपी शासनकाल के दौरान नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण यानी कॉम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज ड्यूरिंग कांग्रेस एंड बीजेपी एरास। अब देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सरकारों की नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस पॉलिसीज की बात करते हैं। कांग्रेस ने सब्सिडी देकर टेम्पोररी रिलीफ प्रदान की, जिससे आम जनता पर इमीडिएट बर्डन कम हुआ, लेकिन इससे फिस्कल डिफिसिट बढ़ा और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इश्यूज उत्पन्न हुए। बीजेपी पॉलिसीज की बात करें तो बीजेपी ने सब्सिडी में कटौती की और कर बढ़ा दिए, जिससे लॉन्ग टर्म फिस्कल स्टेबिलिटी प्राप्त हुई, लेकिन इन्फ्लेशन और कॉमन मैन पर बर्डन बढ़ गया। इसके अलावा मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग पॉलिसी से इंटरनेशनल मार्केट वोलेटिलिटी के प्रति इंडिया की सेंसिटिविटी बढ़ गई। जनता पर प्रभाव, पब्लिक इम्पैक्ट। बढ़ती फ्यूल प्राइसेस का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से हर चीज़ की प्राइसेस में इंक्रीज होता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की परचेजिंग पावर पर असर पड़ता है। फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज से इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है,
जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि किसकी पॉलिसीज बेटर थी, बीजेपी की या कांग्रेस की। विच पॉलिसीज आर बेटर। आइए कांग्रेस पॉलिसी की बात करते हैं। कांग्रेस की पॉलिसीज से इमीडिएट रिलीफ थ्रू सब्सिडीज। कांग्रेस ने ईंधन पर सब्सिडी देकर आम जनता को तत्काल राहत प्रदान की, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम रहीं और महंगाई पर तत्काल नियंत्रण रहा। हालांकि सब्सिडी की वजह से सरकारी खर्च में वृद्धि हुई, जिससे राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट बढ़ा। इस नीति ने सरकार की आर्थिक सेहत को कमजोर किया और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस की नीतियां तत्कालिक लाभ पर केंद्रित थीं, लेकिन दीर्घकाल में ये नीतियां आर्थिक असंतुलन और उच्च राजकोषीय घाटे का कारण बनी। सब्सिडी के कारण ईंधन की कीमतें कम रहने से उद्योगों और कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक राहत मिली, जिससे उत्पादन लागत कम रही और कृषि क्षेत्र में लाभ हुआ। कांग्रेस की नीतियों ने आयात पर निर्भरता बनाए रखी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा कमजोर रही। आइए बीजेपी पॉलिसीज की बात करते हैं। बीजेपी ने दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सब्सिडी को कम करके और मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग पॉलिसी अपनाकर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। हालांकि सब्सिडी में कटौती और एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी ने आम आदमी पर वित्तीय बोझ बढ़ा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई दर में वृद्धि हुई, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बीजेपी की नीतियों ने राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद की, लेकिन करों और कीमतों में वृद्धि से जनता में असंतोष बढ़ा और सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन और उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, जिससे औद्योगिक उत्पादन और कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि दीर्घकालिक निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिला। मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश के कारण भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। दोस्तों, हमने समझा कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित किया है। अब आइए जानते हैं कि जब भी सप्लाई में कमी होती है या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है और उनकी क्या पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। भारत में फ्यूल की कीमतें मुख्य रूप से डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम पर आधारित हैं, जहां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों और एक्सचेंज रेट्स के आधार पर रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बदली जाती हैं। लेकिन अगर प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट अस्थायी रूप से टैक्स में कट करके प्राइसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस कानून के तहत गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को असेंशियल कमोडिटी के रूप में घोषित कर सकती है और प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, खासकर तब जब मार्केट में कमी हो या प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हो। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। यह अधिनियम तेल और गैस के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। हालांकि यह डायरेक्टली प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करता। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। यह एक इमरजेंसी मेजर है जिसे गवर्नमेंट तब यूज कर सकती है जब मार्केट में सप्लाई में कमी हो या इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत अधिक बढ़ रही हो। इन पॉलिसीज और लॉज से साफ है कि गवर्नमेंट के पास प्राइस कंट्रोल के लिए मेजर्स हैं, लेकिन इन्हें केवल तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण न केवल इंटरनेशनल फैक्टर्स से होता है, बल्कि यह लोकल पॉलिसीज और लॉज से भी प्रभावित होता है। दोस्तों, हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासनकाल में ईंधन की कीमतों और उनकी नीतियों का गहन विश्लेषण किया है। कांग्रेस ने सब्सिडी और कम टैक्स के माध्यम से आम जनता को राहत दी, लेकिन इससे देश का फिस्कल डिफिसिट बढ़ गया और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और टैक्स बढ़ाकर राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट को कम करने की कोशिश की, लेकिन इससे आम आदमी पर महंगाई और बढ़ते टैक्स का बोझ बढ़ गया। इन दोनों के शासनकाल में हमने सीखा है कि किसी एक तरफ झुकाव के बजाय एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाना जरूरी है, जो न केवल आर्थिक स्थिरता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करे, बल्कि आम जनता के कल्याण पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान रखे। इसलिए हम ये सुझाव दे रहे हैं। इन सुझावों का उद्देश्य यही है कि हम एक ऐसी नीति बनाएं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर दोनों को ध्यान में रखें, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और आम जनता पर महंगाई का असर कम हो।
पहला है बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच। एक बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच अपनाना चाहिए जो फिस्कल स्टेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर दोनों को ध्यान में रखे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और आम जनता को भी राहत मिले। उदाहरण के लिए सरकार को समय समय पर एक्साइज ड्यूटी और अन्य टैक्स का समायोजित करना चाहिए ताकि कीमतें नियंत्रण में रहें और राजस्व में स्थिरता बनी रहे। सब्सिडीज एंड डायरेक्ट बेनिफिट्स। जरूरतमंदों के लिए टारगेटेड सब्सिडीज और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर को लागू करना चाहिए ताकि गरीब और मध्यम वर्ग पर बढ़ती ईंधन कीमतों का सीधा असर न पड़े। इससे सब्सिडी का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बिना सरकारी वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव डाले। इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाना चाहिए, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। एनहांस स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से बचने के लिए स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाना चाहिए। इससे आपातकालीन स्थितियों में देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहेगी और अचानक कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को बचाया जा सकेगा। मॉनिटर एंड एडजस्ट एक्सचेंज रेट्स इम्पैक्ट। सरकार को एक्सचेंज रेट्स के प्रभाव की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए और इसके अनुसार ईंधन कीमतों में समायोजन करना चाहिए। अगर डॉलर रुपए की विनिमय दर में परिवर्तन होता है तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आयात की लागत को नियंत्रण में रखा जा सके और घरेलू बाजार पर इसका सीधा असर न पड़े। पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ईंधन की कीमतों के निर्धारण में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जनता को जागरूक करना भी जरूरी है। इससे जनता को यह समझने में मदद मिलेगी कि कीमतों में बदलाव क्यों होते हैं और सरकार के कदमों के पीछे की वजह क्या है। रेगुलर रिव्यू ऑफ टैक्स पॉलिसीज। सरकार को ईंधन पर लगे कर नीतियों, टैक्स पॉलिसीज की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वर्तमान आर्थिक स्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संगत में हैं। इन सुझावों को अपनाकर हम एक संतुलित नीति तैयार कर सकते हैं जो आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय कारकों को ध्यान में रखते हुए ईंधन की कीमतों को नियंत्रित कर सके। दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के बारे में। आप क्या सोचते हैं, किसकी पॉलिसी बेहतर है और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।